हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे 5 लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर जो आपकी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संसद सदस्यों के विशेषाधिकार के प्रकारों को बतलाते हुए प्रत्येक को समझाइए। तो संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकार और दूसरा है सामूहिक अधिकार। एक एक करके संक्षिप्त में जानते हैं। तो पहला, सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकार। तो संसद के सदस्यों को संसद के चालू सत्र के दौरान तथा अधिवेशन के पूर्व अथवा पश्चात 40 दिन की अवधि के दौरान आपराधिक मामलों अथवा निवारक निरोधक के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और ना ही उसे सदन की अनुमति के बिना न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए सम्मन दिए जा सकते हैं। संसद की 4 दीवारी में कही गई किसी बात के लिए उसे न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। दूसरा, सामूहिक अधिकार। तो चर्चा एवं कार्यवाहियाँ प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार है, अन्य व्यक्तियों को हटाने का अधिकार, सदन के आंतरिक मामलों को विनियमित करने तथा 4 दीवारी के भीतर उत्पन्न होने वाले मामलों को निपटाने का अधिकार, संसदीय कदाचार प्रकाशित करने का अधिकार, सदस्यों को तथा बाहरी व्यक्तियों को सदन के विशेषाधिकार भंग करने के लिए दंडित करने का अधिकार। दूसरा प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो 7 राज्यों में द्वितीय सदन के रूप में विधान परिषद की व्यवस्था की गई है। इस विधान परिषद को विधानमंडल में ना तो कोई विशेष शक्तियाँ ही प्राप्त है, ना ही कोई विशिष्ट अधिकार या साधारण विधेयकों के संबंध में 4 महीने की तथा वित्त एवं धन विधेयक के संबंध में 14 दिन का विलंब मात्र कर सकती हैं। इस अवधि के उपरांत विधेयक विधान परिषद द्वारा सहमत पारित हुआ मान लिया जाता है तथा उसे राज्यपाल के समक्ष उसके अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाता है। विधान परिषद को विधानमंडल में महज कुछ विधि औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं जो कि एक सदनीय विधानमंडल में संभव है। इस प्रकार विधान परिषद राज्यों में किसी विशिष्ट भूमिका का निर्वहन नहीं करती। किसी राज्य के विधान परिषद के सृजन हेतु उस राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से एक संकल्प पारित किए जाने पर संसद अधिनियम बनाकर विधान परिषद का सृजन कर सकती है। किसी राज्य के विधान परिषद के उत्पादन हेतु भी इसी प्रकार का अनुकरण किया जाता है। इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा प्रश्न है, विनियोग विधेयक पर टिप्पणी लिखिए। तो संविधान के अनुसार भारत की संचित निधि में से कोई धन संसद द्वारा विधि के अधिनियम के बिना नहीं निकाला जा सकता और इस उपबंध के आधार पर लोकसभा एक विधेयक पेश कर लोकसभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों की सभी मांगों तथा संचित निधि पर प्रभावित व्यय को सम्मिलित किया जाता है और इस विधेयक को विनियोग विधेयक कहा जाता है। यह विधेयक संचित निधि में से व्यय के विनियोग के लिए सरकार को कानूनी अधिकार देता है। विनियोग विधेयक पारित करने की वही पद्धति है जो किसी भी अन्य विधेयक के संबंध में बनाई जाती है। अंतर केवल यह है कि इसमें वाद विवाद उन्हीं मामलों तक सीमित रहता है जिन मांगों पर वाद विवाद के दौरान चर्चा ना की गई हो तथा इस पर संशोधन पेश नहीं किए जा सकते। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कर विधेयक राज्यसभा को प्रेषित कर दिया जाता है। राज्यसभा को विधेयक में संशोधन अथवा उसे अस्वीकृत करने की शक्ति प्राप्त न होने के कारण विधेयक पर अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। तत्पश्चात विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
चौथा प्रश्न है, भारत में लोक सेवा आयोग को स्वतंत्र रखने के लिए कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं? तो भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखने के लिए निम्नलिखित प्रावधान है। आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को संविधान के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही हटाया जा सकता है, किसी अन्य प्रकार से नहीं। आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें में उनकी नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 322 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग भारत की संचित निधि से तथा राज्य लोक सेवा आयोग राज्य की संचित निधि से व्यय करते हैं। अतः संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के वेतन तथा भत्तों के संबंध में संसद तथा राज्य विधान मंडलों में मतदान नहीं किया जा सकता। संविधान एवं राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को कुछ अपवादों को छोड़कर पुनः उसी पद या सरकारी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन किस प्रकार किया जाता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। संसद को सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के कर्तव्यों के उचित पालन तथा उनमें अनुशासन बनाए रखने के लिए उनके मौलिक अधिकारों को उपांतरित करने की शक्ति प्राप्त है। इस संदर्भ में संसद ने सेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950 तथा नौसेना अधिनियम 1957 पारित कर केंद्रीय सरकार को प्रतिरक्षा कर्मियों के मूलाधिकार अनुशासन बनाए रखने के लिए निर्वधित करने का अधिकार प्रदान किया है। भारत की सुरक्षा के लिए यह अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा के साथ ही अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त मूलाधिकार प्रतिबंधित हो जाते हैं। आपातकाल की घोषणा समाप्त होते ही अनुच्छेद 19 पुनः जीवित हो जाएगा, किंतु उद्घोषणा की अवधि में अधिकारों के उल्लंघन के लिए नागरिकों को कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होता। आपातकाल की घोषणा का द्वितीय परिणाम राष्ट्रपति द्वारा एक अन्य आदेश निकाले अथवा ना निकाले जाने पर निर्भर करेगा। इस आदेश द्वारा राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है कि मूलाधिकारों को प्रदत्त कराने के लिए न्यायालय को समावेदन करने का अधिकार आपातकाल की अवधि के दौरान निलंबित रहेगा। आपातकाल के बाद न्यायालय में समावेदन का अधिकार पुनः प्राप्त हो जाएगा। अभिप्राय है कि इस आदेश द्वारा सर्वोच्च अथवा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 19 से निम्न अन्य अनुच्छेदों से प्राप्त मूलाधिकारों के प्रवर्तन हेतु विशेषाधिकार, लेख अथवा अन्य आदेश निकालने की शक्ति नहीं होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।